Assalamualaikum students, how are you? Welcome to Bionic Brain channel and I made this channel for the assistance of the biology students और मेरी कोशिश ये होगी कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो टॉपिक्स हैं उनकी बुक्स के अंदर उनको इंतहाई सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट किया जाए ताकि उनके लिए कंसेप्ट को कैप्चर करना आसान हो और उस लेक्चर के बाद वो इस काबिल हो जाएं कि दे वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन देयर ओन वर्ड्स। तो मैं इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी एंड विद द नेम ऑफ द Almighty who is most gracious we start our topic. First is the microscope. Microscope, what do you mean by microscope? Microscope एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल होता है जिसको हम अपनी नॉर्मल आई से विजुअलाइज नहीं कर सकते। छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं या एयर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जो कि हम अपनी नेक्ड आई से नॉर्मल आई से विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो उनको विजुअलाइज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। सेकंड जो है वो हमारे पास टर्म है माइक्रोस्कोपी, ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम इंतहाई छोटे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम अपनी नेक्ड आई से विजुअलाइज नहीं कर सकते उनको विजुअलाइज करने के लिए हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। उस टेक्निक को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं, राइट। इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स हिस्ट्री, अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो इतनी ज़्यादा डिटेल में इसके जाने की ज़रूरत नहीं है। यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट एंड द पॉइंट इज़ डैट कि हैंस एंड जेनसन दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1590 के अंदर इस माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, राइट। और 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने इस माइक्रोस्कोप को यूज़ किया टू स्टडी द कॉर्क सेल्स ऑफ द वुड, राइट। तो इट्स दिस टाइप ऑफ हिस्ट्री इट वुड बी एनफ. Next is what is the types? There are the two important types of microscope. The first is the light microscope and the compound microscope, right? And second is the electron microscope. Light microscope या compound microscope ऐसी microscope होती है कि जिसमें हम light rays को इस्तेमाल करते हैं उन objects को visualize करने के लिए जिनको हम अपनी इंसानी आँख से visualize नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, right? और अगर हम इसकी मैग्नीफिकेशन की बात करें तो इसकी जो मैग्नीफिकेशन होती है दैट इज़ अप टू 3000, राइट। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स रेजोल्यूशन पावर, तो इसकी जो रेजोल्यूशन पावर होती है दैट इज़ द 0.25 माइक्रोमीटर टू 250 माइक्रोमीटर, यानी कि इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स को ये विजुअलाइज कर सकता है, उनकी मैग्नीफाइड इमेजेस प्रोड्यूस कर सकता है जिसकी वजह से हम उनको इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। और सेकंड इज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसी माइक्रोस्कोप होती है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया जाता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करने के लिए जिनको हम अपनी नॉर्मल इंसानी आँख से नहीं देख सकते, राइट। और इसकी जो रेजोल्यूशन पावर होती है और जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो एज़ कम्पेयर टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़्यादा होती है, राइट। यानी इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होगी वो अप टू 3 लाख होगी और इसकी जो रेजोल्यूशन पावर होगी दैट विल बी फ्रॉम 0.5 टू 5.0 माइक्रोमीटर और एंगस्ट्रॉन. अब मैंने आपको बताया इनकी मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन के पावर के बारे में, राइट. अब सबसे पहले हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन होती क्या है. सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट की. जब एक इमेज प्रोड्यूस होती है माइक्रोस्कोप के ज़रिए से तो उस इमेज के अंदर कुछ डार्क पार्ट्स होते हैं और उसके अंदर कुछ लाइट पार्ट्स होते हैं. इंस्ट्रूमेंट की, माइक्रोस्कोप की वो कैपेसिटी जिसके ज़रिए से वो डार्केस्ट पार्ट्स और जो लाइटेस्ट पार्ट्स होते हैं पिक्चर के उनके दरमियान डिफरेंस कर सकता है, इट इज़ नाउन एज कॉन्ट्रास्ट, राइट. The ability of the microscope to difference between the darkest parts and the lightest parts of the image, it is known as a contrast. और contrast मुख्तलिफ माइक्रोस्कोप की मुख्तलिफ होती है, right? Then second point is what is the resolution? Resolution is the capacity of the instrument to determine or to
create the difference, to identify the difference between the two closely related points is known as a resolution. यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट की ऐसी कैपेसिटी जिसमें कि वो दो पॉइंट्स जो कि इंतहाई एक दूसरे के करीब हैं, जिनको हम नॉर्मल आंख से विजुअलाइज़ नहीं कर सकते, हमें ऐसा लगता है कि ये एक डॉट है, राइट, लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे से उनका डिफरेंस होता है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम कैपेसिटी होती है माइक्रोस्कोप की, उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं, राइट। व्हाट इज़ द मैग्नीफिकेशन? मैग्नीफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी कि वो ऑब्जेक्ट जिसको हम नॉर्मल आई से विजुअलाइज नहीं कर सकते, वो इंस्ट्रूमेंट उस ऑब्जेक्ट के साइज़ को कितना बड़ा करके दिखाता है, उसको हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू increase the size of the object that cannot be seen with the help of naked eye, then its actual size is known as a magnification. Okay, so this is very important to understand the concept of the microscope and the other type of microscopes. Then I would talk about the principles. The first, again, magnification. Magnification, the capability of the instrument to magnify the image of any object, to enlarge the image of any object that cannot be seen with the help of naked eye is known as a magnification, right? यानी किसी ऑब्जेक्ट के साइज़ को बड़ा करके दिखाना, इट इज़ द मैग्नीफिकेशन। रेजोल्यूशन का मतलब इंतहाई टू क्लोजली रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस करना, डिफरेंस को, डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना, इट इज़ नाउन एज अ रेजोल्यूशन। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक ये पॉइंट है, राइट, ये पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, इस तरह से मैं पॉइंट कर बना देती हूँ। तो अब इस पॉइंट पे मैं ये कह रही हूँ कि इट इज़ ओनली द वन पॉइंट, इसके दरमियान कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है। बट व्हेन वी विल सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से इसको विजुअलाइज़ करेंगे तो इसके पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस मौजूद होगा जो कि हम अपनी इंसानी आँख से नहीं देख सकते। तो ये जो कैपेबिलिटी होती है डिफरेंस क्रिएट करने की, डिफरेंस अंडरस्टैंड करने की दो क्लोजली रिलेटेड पॉइंट्स के दरमियान, इट इज़ नाउन एज रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल अपर्चर? न्यूमेरिकल अपर्चर इज़ बेसिकली द कैपेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू कलेक्ट द लाइट एंड टू फोकस ऑन द सैम्पल। यानी कि ये कैपेबिलिटी होती है उस माइक्रोस्कोप की कि वो किस कदर लाइट को कलेक्ट कर रहा है और कितना वो उस स्पेसिमेन के ऊपर फोकस करवा रहा है जिस स्पेसिमेन को हम ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल कि अगर वो ज़्यादा लाइट कलेक्ट करेगा, अगर उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, न्यूमेरिकल अपर्चर उसका ज़्यादा है, वो ज़्यादा लाइट कलेक्ट करेगा, ज़्यादा लाइट सैम्पल पे पड़ेगी और हमें सैम्पल की डिटेल ज़्यादा इजीली और हम उसको डिटेल से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे, राइट। तो ये होता है न्यूमेरिकल अपर्चर, यानी कि इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी कि वो किस कदर लाइट को कलेक्ट करता है, कितनी लाइट को वो कलेक्ट करता है, ठीक है, और फोकस करवाता है सैम्पल के ऊपर ताकि हमें ज़्यादा डिटेल अंडरस्टैंड हम कर सकें, तो उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर जो है जितना ज़्यादा वाइड एंगल होगा उतना ज़्यादा लाइट वो लेंस कलेक्ट करेगा, उतना ज़्यादा सैम्पल पे फोकस होगा, उतनी ज़्यादा डिटेल हम इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। देन न्यूमेरिकल अपर्चर इज़ इक्वल टू n sin थीटा। साइन थीटा इज़ बेसिकली द ट्रिग्नोमेट्रिक हाफ ऑफ द एंगल, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक टर्म है जो कि हाफ एंगल के लिए यूज़ की जाती है, राइट। और उसके बाद ये जो हमारे पास ये n होता है दैट रिप्रेजेंट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द लाइट दैट इज़ बेंडिंग फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन मटीरियल टू अनदर मटीरियल, यानी कि एक लाइट है वो एक मटीरियल से दूसरे मटीरियल की तरफ मूव कर रही है तो वो कितनी बेंड हो रही है, इट इज़ बेसिकली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम उसकी लाइट मेजर करेंगे प्लस साइन थीटा जो वैल्यू होगी उसका साइन थीटा निकालेंगे तो इट विल बी आवर न्यूमेरिकल अपर्चर, ओके। देन आई वुड टॉक अबाउट व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज़ बेसिकली द minimum distance at which the two objects appear as two objects or entities, यानी कि ये वो मिनिमम डिस्टेंस है कि जिस पे दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, हमें लगता है कि शायद वो इकट्ठे हैं
एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी उनके दरमियान डिफरेंस मौजूद होता है, वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। इसको हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं, यानी कि रेजोल्यूशन इंतहाई क्लोजली रिलेटेड पॉइंट्स के दरमियान भी डिफरेंस कर सकता है। हमें नॉर्मल आई से अगर हम उसको विजुअलाइज करें तो हमें ऐसा लगता है कि शायद इनके दरमियान किसी भी किस्म का कोई भी डिस्टेंस मौजूद नहीं है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है। बट व्हेन वी विल सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, at that time we will estimate, we will realize difference is present between these two objects and they are separated from each other, right? Contrast again, capability of the microscope to difference between the darkest and the lightest parts of the image, it is known as a contrast, right? एक इमेज बनती है, उसके अंदर कुछ डार्क पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर कुछ लाइट पार्ट्स होते हैं, उनके दरमियान जो डिफरेंस करने की कैपेसिटी होती है माइक्रोस्कोप की, दैट इज़ नाउन एज अ कॉन्ट्रास्ट। ओके, नेक्स्ट आई वुड टॉक अबाउट द पारफोकल। पारफोकल इज़ बेसिकली द कैपेसिटी ऑफ द माइक्रोस्कोप, कि जिसमें हम ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर को बार बार चेंज कर रहे हैं। मतलब हमने ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ किया 5x पार का, राइट, फिर हमने 10x पार का, फिर 15x पार का। इस तरह हम ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसकी पावर को हम चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन फोकस सैम्पल के ऊपर ही है। मीन्स कि हम जिस भी पावर का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करें उसका सैम्पल पे कोई असर नहीं हो रहा, बल्कि फोकस उसका सैम्पल ही है, सैम्पल से फोकस इधर उधर नहीं हो रहा। इट इज़ मेन फोकस्ड ऑन द सैम्पल। हम किसी भी पावर का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करें तो इट इज़ नाउन एज अ पारफोकल। नेक्स्ट आई वुड टॉक अबाउट द पैरसेंटर्ड। पैरसेंटर्ड क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की हम पावर को चेंज कर रहे हैं, राइट, लेकिन जो स्पेसिमेन है वो स्लाइड के सेंटर पे ही रहेगा। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, पीछे हमने ये पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव लेंस की हम पावर चेंज कर रहे हैं, लेकिन फोकस स्पेसिमेन के ऊपर ही है। इसमें ये कह रहे हैं कि हम ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो स्पेसिमेन है वो स्लाइड के उसी पार्ट पे रहेगा, उसी एरिया में रहेगा जिसको हमने अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना है, यानी कि वो फील्ड ऑफ व्यू के अंदर ही रहेगा। स्पेसिमेन की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, राइट। इसका बेसिकली ये पर्पस है। नेक्स्ट इज़ अ फील्ड ऑफ व्यू। अब आपको पता है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल इतनी स्लाइड है तो इस एरिया पे जो है वो हम रखते हैं सैम्पल को। द एरिया ऑन द स्लाइड वेयर द सैम्पल इज़ प्लेस्ड, इट इज़ नाउन एज अ फील्ड ऑफ व्यू। वो इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे सैम्पल को रखा गया है, ठीक है, और वो क्या है, हमारा फील्ड ऑफ व्यू है, राइट। अब जब हम मैग्नीफिकेशन लेंस की इंक्रीज करते हैं तो जो एरिया होता है फील्ड ऑफ व्यू का वो शॉर्ट हो जाता है, बिकॉज जब मैग्नीफिकेशन कम होगी तो हमें फुल सैम्पल जो है वो हम विजुअलाइज कर सकेंगे। बट व्हेन वी विल इंक्रीज़ द मैग्नीफिकेशन, जब हम मैग्नीफिकेशन बढ़ा देंगे तो वो अब ज़्यादा हमें डीपली जो है वो सैम्पल को दिखाएगा, तो फिर हम सैम्पल के एक बहुत शॉर्ट एरिया को विजुअलाइज़ कर पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये एक सैम्पल पड़ा हुआ है, ठीक है, हम यहाँ से जो है माइक्रोस्कोप की मदद से उस सैम्पल को देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम मैग्नीफिकेशन इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप का फोकस नज़दीक जाता है, तो अब इतना सैम्पल हमें विजुअलाइज़ नहीं हो रहा, बल्कि उसका इतना पोर्शन जो है वो हम सिर्फ विजुअलाइज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ नाउन एज अ फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। ये फील्ड ऑफ व्यू की पॉइंट होता है कि जैसे ही हम मैग्नीफिकेशन को इंक्रीज़ करते हैं, जो सैम्पल का फोकस एरिया होता है या जो सैम्पल को विजुअलाइज़, जो उसका साइज़ होता है सैम्पल को विजुअलाइज़ करने का, वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द ऑयल इमर्जन। ऑयल इमर्जन में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑयल होता है जो कि हम स्पेसिमेन और माइक्रोस्कोप के दरमियान रखते हैं ताकि हमें पिक्चर ज़्यादा क्लियर आए, किसी भी किस्म की कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, राइट, हाई रेजोल्यूशन हो, हाई मैग्नीफाइड हमें इमेज मिले, ज़्यादा डिटेल मिले, और किसी भी किस्म की कोई भी जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट ना हो, ये पिक्चर इंतहाई क्लियर हो। इसके लिए हम ऑयल इमर्जन को जो है वो यूज़ करते हैं। इट इज़ अ स्पेसिफाइड टाइप ऑफ द ऑयल, ओके। नेक्स्ट आई वुड टॉक अबाउट द ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ द माइक्रोस्कोप। जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है, ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है, इसकी 2 टाइप्स होते हैं।
4 टाइप्स होती हैं, सॉरी, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, द सेकेंड इज़ द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप एंड द फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप. So the type that we will discuss today is that the bright field microscope. Bright field microscope is basically the ऐसी माइक्रोस्कोप होती है कि जिसमें हम स्पेसिमेन डार्क लेते हैं, राइट, बिकॉज इसका जो माइक्रोस्कोप का जो बैकग्राउंड होगा वो ब्राइट होगा, तो हमें स्पेसिमेन डार्क लेना पड़ेगा, राइट. लाइव सेल्स, जो कलर्ड सेल्स होते हैं उनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. कलर्ड सेल्स जो होते हैं उनके अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि उनको कलर प्रोवाइड करते हैं, तो उनको हम इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, राइट. लाइव सेल्स को हम इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं बिकॉज वो कलर्ड होते हैं, उनके अंदर पिगमेंट मौजूद होता है, राइट. लेकिन जो ब्राइट सेल्स होते हैं, जो ट्रांसपेरेंट सेल्स होते हैं, उनको हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल कि अगर हम इसके अंदर कोई ब्राइट स्पेसिमेन रख देते हैं तो इसका कलर ब्लर हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज बैकग्राउंड भी जो है वो ब्राइट है और स्पेसिमेन भी ब्राइट है, तो इस वजह से हम उसको विजुअलाइज कर नहीं पाएंगे. तो इसीलिए क्योंकि बैकग्राउंड इसमें ब्राइट होता है तो इसीलिए जो स्पेसिमेन होता है वो इसमें डार्क कलर का लिया जाता है, ठीक है. तो अगर हम ब्राइट और ट्रांसपेरेंट सेल्स को इसके ज़रिए ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं तो फिर हमें इनको पहले स्टेन करना पड़ेगा. विदाउट स्टेनिंग हम इनको ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के ज़रिए से ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते. लेकिन जो कलर्ड सेल्स होते हैं, जिनके अंदर कलर होता है, पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे क्लोरोफिल इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, उनको हम इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं. सेकेंड, वी विल टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, राइट. तो इसमें सबसे पहले ऑक्यूलर लेंस होता है जो बिल्कुल इस तरह से फ्रंट पे मौजूद होता है, इसको हम आईपीस भी कहते हैं. ये मेटेलिक ट्यूब होती है, ये अपर साइड पे जो है वो मौजूद होता है बिल्कुल, और इसकी पावर वेरी होती है, यानी कि ऑक्यूलर लेंस हम किसी भी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं. मीन्स 5x है, 10x है, 15x, किसी भी पावर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस होता है. ऑब्जेक्टिव लेंस भी एक मेटेलिक ट्यूब पर मुश्तमिल होता है. ये बिल्कुल नीचे, ये लोअर साइड पे मौजूद होता है और इसकी पावर भी वेरी करती है. मींस कि हम किसी भी पावर का लेंस जो है ऑब्जेक्टिव यूज़ कर सकते हैं. 5x भी हो सकती है, 10x भी हो सकती है, 15x भी हो सकती है. थर्ड पार्ट इज़ द नोज पीस. नोज पीस जो होता है ये सर्कुलर रिवॉल्विंग पार्ट होता है माइक्रोस्कोप का, राइट. इसने 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनको बियर किया होता है, उनको कैरी किया हुआ होता है, ठीक है. और ये क्या करता है कि ये उन ऑब्जेक्टिव लेंसेज को एक तो होल्ड करके रखता है और सेकंड उनकी पोजीशन को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. बिकॉज जब साइंटिस्ट हैं वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो अपने ऑब्जेक्टिव लेंस को की पोजीशन को चेंज करके उस स्पेसिमेन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. तो इस वजह से ये उसकी पोजीशन चेंजिंग में भी जो है वो हेल्प करता है, बिकॉज इट इज़ अ रिवॉल्विंग पार्ट, ये मूवेबल होता है. नेक्स्ट इज़ द बॉडी ट्यूब. इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप. ये माइक्रोस्कोप का मेन पार्ट होता है और ये लेंसेज को होल्ड करके रखता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस और जो ऑक्यूलर लेंस जिसको हम आईपीस भी कहते हैं, इनको होल्ड करके रखता है. नेक्स्ट इज़ द स्टेज. स्टेज वो प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर हम स्पेसिमेन को रखते हैं, ठीक है. और स्टेट क्लिप्स, ये स्टेट क्लिप्स वो होते हैं जो कि इस स्लाइड को होल्ड करके रखते हैं जिसके ऊपर हमने स्पेसिमेन रखा हुआ है. नेक्स्ट इज़ द मिरर. जो इसके अंदर मिरर इस्तेमाल होता है वो मूवेबल होता है. उसके 2 साइड्स होती हैं, एक कनकेव साइड होती है, फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड उसकी कनकेव होगी और राइट साइड उसकी प्लेन होगी. जो कनकेव साइड होती है दैट इज़ फॉर द नेचुरल लाइट, वो नेचुरल लाइट के लिए होती है, और जो प्लेन साइड होती है वो आर्टिफिशियल लाइट के लिए होती है, जो लैम्प सोर्स या आर्टिफिशियल लाइट सोर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं. नेक्स्ट इज़ द डायाफ्राम. डायाफ्राम एक स्ट्रक्चर होता है, डैट इज़ एक डिवाइस होती है जो कि स्टेज के नीचे मौजूद होती है, ठीक है. स्टेज वो है जिसके ऊपर हम अपने स्लाइड को रखते हैं, ठीक है, स्पेसिमेन को रखते हैं. उसके नीचे जो डिवाइस होती है उसको हम डायाफ्राम कहते हैं, राइट. और ये क्या करती है कि जब स्पेसिमेन के ऊपर लाइट पड़ती है तो स्पेसिमेन में से लाइट गुजरती है तो उसकी अमाउंट को रेगुलेट करता है ये डायाफ्राम. रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द लाइट दैट इज़ पासिस फ्रॉम द स्पेसिमेन. नेक्स्ट आर्म है. आर्म जो होता है उसने पूरे माइक्रोस्कोप को कैरी किया हुआ होता है, ठीक है. यानी कि फॉर एग्जांपल किस तरह से हमारे पास माइक्रोस्कोप होती है तो इसका जो ये आर्म होता है इस तरह से बना हुआ, ये इसने पूरे माइक्रोस्कोप को कैरी किया हुआ होता है. देन इज़ द बेस. बेस उसकी बिल्कुल
बेस उसकी होती है बिल्कुल डेप्थ वाली साइड, जो कि उस पूरे माइक्रोस्कोप को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। एंड देन इज़ द इंक्लाइनेशन पॉइंट। इंक्लाइनेशन पॉइंट यानी कि इंक्लाइन का मतलब जुड़ जाना, राइट। तो इंक्लाइनेशन पॉइंट इज़ द पॉइंट जहाँ पे आर्म और बेस जो है माइक्रोस्कोप की एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से, यानी कि इस तरह से जो है, ये देखिए ये आर्म है, ये बेस है, ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो गए, तो दिस पॉइंट इज़ नाउन एज द इंक्लाइनेशन पॉइंट। देन पॉइंट इज़ द कोर्स एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट मीन ये 2 लार्ज नॉब्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि माइक्रोस्कोप की बॉडी को अपवर्ड और डाउन जो है वो मूव करवाता है, ठीक है। यानी कि स्पेसिमेन पड़ा होता है, स्पेसिमेन से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे ये जो है वो मौजूद होता है, जो कि बॉडी को अप और डाउन डायरेक्शंस में मूव करवाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी वर्किंग है। वर्किंग में सबसे पहले हमारे पास लैम्प सोर्स होता है डेट प्रोड्यूस द आर्टिफिशियल लाइट, राइट। ये बिल्कुल बेस पे होता है। जब लैम्प सोर्स को हम एक्टिवेट करते हैं, ऑन करते हैं, तो उसमें से लाइट रेज प्रोड्यूस होती हैं, जो कि कंडेंसर लेंस पे जाती हैं। कंडेंसर लेंस पे जाने के बाद ये लाइट रेज जो है वो स्लाइड पे मौजूद जो स्पेसिमेन है उसके ऊपर पड़ती हैं, राइट। स्पेसिमेन है, ये जो सैंपल है डेट वी वांट टू ऑब्जर्व, उसके ऊपर ये पड़ेंगी। वहाँ से लाइट रेज ट्रैवल करके ऑब्जेक्टिव लेंस के पास जाएंगी, और ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो इसकी मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करेगा, यानी इस ऑब्जेक्ट की, बिकॉज ये स्लाइड जो लाइट रेज हैं वो इसमें से गुजर कर गई हैं, तो ऑब्जेक्टिव लेंस इस ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, यानी कि उसकी लार्ज इमेज बना देगा। और जब ये ऑब्जेक्टिव लेंस से लाइट रेज आईपीस के पास जाएंगी, ओक्यूलर लेंस के पास जाएंगी, तो ये मोर मैग्नीफाइड करेगा, यानी कि जो पिक्चर ऑब्जेक्टिव लेंस ने ऑब्जेक्ट की बनाई होगी उसको और ज़्यादा बड़ा कर देगा, जिसकी वजह से हम उसको और डिटेल से विजुअलाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस इज़ द वर्किंग। लैम्प द लाइट रेज कंडेंसर लेंस पे जाएंगी, वहाँ से वो स्पेसिमेन पे पड़ेंगी, स्पेसिमेन से ऑब्जेक्टिव लेंस के पास जाएंगी, ऑब्जेक्टिव लेंस उस जो लाइट रेज है उसको मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करेगा लाइट रेज को यूज़ करके, और जो आईपीस है वो उस इमेज को मोर मैग्नीफाइड कर देगा और भी ज़्यादा बड़ा कर देगा, राइट। अगर मैं आपको इसके डायग्राम दिखाऊं तो ये देखें, लैंप सोर्स है, कंडेंसर लेंस पे लाइट पड़ेगी, और उसके बाद जो है ये स्लाइड है, इसके ऊपर सैंपल पड़ा है, इस पे पड़ेंगी, और वहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस के पास जाएंगी। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो मैग्नीफाइड इमेज जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और फिर ये लाइट रेज आगे मूव करेंगी आईपीस के पास, जो कि फर्दर इस इमेज को मैग्नीफाइड कर देगा, ज़्यादा डिटेल हम देख सकेंगे उस ऑब्जेक्ट की, ओके। तो दिस इज़ द वर्किंग। इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? सिंपल, इट इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक, इट इज़ ईजी टू यूज़, और हम कलर्ड सब्सटेंसेस या कलर सैम्पल्स उनको इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कलर्ड नहीं हैं, ब्राइट हैं या ट्रांसपेरेंट हैं, तो पहले हमें उनको स्टेन करना पड़ेगा और फिर हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। विदाउट स्टेनिंग हम उनको विजुअलाइज नहीं कर सकते। एंड देन इसके अंदर ऑप्टिक्स यूज़ हुई होती हैं, जिसकी वजह से जो स्पेसिमेन है, अगर वो कलर्ड है या कोई सेल हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, अगर वो कलर्ड है तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, राइट। एंड इट्स डिसएडवांटेजेस इज़ दैट इसकी ऑप्टिकल रेजोल्यूशन बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर माइक्रोस्कोप्स, ठीक है। जो एडवांस रिसर्चर्स होते हैं वो इसको यूज़ नहीं करते, यानी कि अगर वो कोई एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ छोटे पार्ट के तौर पे या कुछ हेल्प लेने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्पेसिफिकली वो यूज़ नहीं करेंगे। मीन्स कि ऐसा नहीं होगा कि एक फुल रिसर्च जो है वो इसी माइक्रोस्कोप के ज़रिए हो रही है। इसको किसी के साथ एडिशनली यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सेपरेट इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि इसको यूज़ किया जा सके। एंड टेल इट हैज़ लो कॉन्ट्रास्ट पावर। मैं पीछे बता चुकी कि कॉन्ट्रास्ट पावर कैपेसिटी होती है डार्केस्ट और लाइटेस्ट जो पार्ट्स होते हैं इमेज को उसके दरमियान डिफरेंस करने की, तो इसकी ये जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। अब सबसे पहले अगर मैं आपको इसकी आउटलाइन बताऊं, अगर मैं आपको इसको ऑर्गेनाइज़ करके बताऊं, तो इसकी आउटलाइन जो है वो आप अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन अटेम्प्ट इन दैट वे। मीन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, देन यू विल टेल व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन, व्हाट इज़ रेजोल्यूशन पावर, right, what are the types of the microscope, mean the light microscope, compound microscope and the electron microscope, ठीक है। and then what is the introduction of the bright field microscope, what is the parts of the bright field microscope, working, advantages, disadvantages। बाकी जो मटेरियल है दिस इज़ द इरेलीवेंट, राइट। ये बहुत अच्छी एक आउटलाइन है एक पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है।
और बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये एक्सेप्शनल है, ऑप्शनल है। अगर आप इनको ऐड करना चाहते हैं यू कैन ऐड, इफ़ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आई जस्ट राइट देयर कि जब आप एग्ज़ाम में इसको एंटर करेंगे तो इट विल क्रिएट द बेटर इंप्रेशन ऑन योर एग्जामिनर। उनको आइडिया होगा कि जो स्टूडेंट है उसको इस चीज़ का आइडिया है कि ये किसकी टाइप है, ये किससे लिंक्ड है, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा। बट इसकी जो रियल आउटलाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यू विल talk about the introduction, parts, working, advantages and disadvantages. Okay, so I see you again. So this is the, if I talk about, this is the introduction, next the parts, and then these are the parts, this is the working, advantages and disadvantages. You will explain the working in your own words, you only need to understand the concept from that lecture. Okay, और ये मेरा आज का लेक्चर था इन टॉपिक्स के बारे में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटरली। अगर आपको अच्छा लगे लेक्चर मेरा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रेलिवेंट टू दैट टॉपिक यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। इफ़ यू want any improvement in lecture you can also give me suggestion in comment box. I will try to make the lecture according to your requirements and suggestions next time. And at the end I will say you that always encourage yourself to achieve positive things in your life, set goal of your life and then hard work to achieve their goals. And till the next video, Allah Hafiz.